साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में, जैसे कि डेली का लेक्चर होता है आप जानते हैं, इस लेक्चर में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आज का मतलब कि 25 मार्च का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आप देखते हैं कलिबर अड्डा का, शायद पसंद आपको आता होगा। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं और आपके एग्जाम कंपटीशन के लिए बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप डेली देखते रहिए, 20 से 25 मिनट का लेक्चर होता है। आप स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं, 1.5 गुना करके, 2 गुना करके, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट में आप 15 मिनट में मैक्सिमम ख़त्म कर सकते हैं लेक्चर। नोट डाउन कर लिया करें, हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लिया करें, पीछे के सभी लेक्चर देख लीजिए, आगे साथ में देखते रहे। करंट अफेयर की चिंता आप छोड़ दीजिए। तो आइए आज के देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस कांग्रेसी नेता की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे करिए राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। क्यों रद्द कर दी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आइए चर्चा करते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, इनके इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती है। राहुल गांधी किस लिए रद्द कर दी गई है? 4 साल पहले जो 2019 का मानहानि का मामला था, मानहानि बोलते हैं, मानहानि का मामला था, जिसपे इन्होंने कहा था, एक सूरत में एक चुनावी रैली में कहा था कि मोदी उपनाम वाले सब चोर होते हैं। नीरव मोदी जी को कहा था। उसी तरह हिंट प्रधानमंत्री जी को गई थी, तो प्रधानमंत्री के हिंट पे एक विधायक ने क्या किया था, संसद ने क्या किया था, एक कोर्ट में केस दायर कर दिया था कि इन्होंने अपमान किया है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का। तो उस पर अदालत ने क्या किया है, इनको 2 साल की सज़ा सुनाई है। तो उस सज़ा के कारण इनको जो अयोग्य घोषित कर दिया। जब भी कोई 2 साल या उससे अधिक सज़ा होती है तो 6 साल के लिए अयोग्य हो जाता है लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से, जैसे निर्णय आया तो तत्काल प्रभाव से इनको क्या कर दिया गया है, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो किसके 15,000 का जुर्माना भी लगा। सूरत की एक अदालत द्वारा ऐसा किया गया है। तो ये जो है, इनको क्या किया, केरल के वायनाड से ये एमपी थे। कहाँ से? केरल के सुल्तानपुर से, तो अमेठी से हार गए थे। किससे हार गए थे? स्मृति ईरानी से। केरल के वायनाड से एमपी थे। क्योंकि अब सदस्यता रद्द हो गई इसलिए अब एमपी नहीं रहे, इसलिए केरल के वायनाड से एमपी थे। तो इनको किसके 1951 की जनप्रतिनिधि अधिनियम है, उसकी धारा 8 के साथ साथ 1951 जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 102 1E के तहत ये कार्रवाई की गई। तो आप ये याद रखिएगा किसके तहत, एक संविधान के अनुच्छेद 102 1E और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 से के अनुसार ये कार्रवाई की गई। 3 तरह से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या तो पागल या दिवालिया हो जाए, या लाभ के पद पर हो, तो लाभ के पद या पागल या दिवालिया स्वास्थ्य रूप से मतलब मंदित हो जाए, तो पहला ये है। दूसरा, उसको कोई सजा मिल जाए 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक है, और तीसरा वो भ्रष्टाचार मतलब ऐसा कोई हो जिससे कि उसको वो दल बदल के अंतर्गत हो कि दल बदल कर दिया जाए 1/3 से कम में, अगर
एक दल से दूसरे दल में चला जाता है तब भी उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती। तो 3 कारणों से सदस्यता को निलंबित रद्द किया जा सकता है। इसमें कारण यह है कि 2 वर्ष की सजा हुई है। अगला है, करूर वैश्य बैंक ने किसके साथ जीवन बीमा श्रेणी में समझौता किया है? तो ये याद रखिए, एक्चुअल क्वेश्चन, SBI लाइफ के साथ। SBI लाइफ जो है, SBI का है, SBI लाइफ बीमा, उसके साथ समझौता किया है करूर वैश्य बैंक ने। एक्चुअल क्वेश्चन था, जरूरी है, इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व टीबी दिवस 2023 की थीम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है विश्व? बताया जा चुका है आपको पिछले एक लेक्चर में। विश्व टीबी दिवस, शायद थीम नहीं बताई थी इसलिए क्वेश्चन लाए हैं। दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या रखी गई है कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। थीम क्या है 2023 की? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। टीबी को समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये थीम है इसकी। भारत कब तक लक्ष्य हासिल करेगा? 2025 तक भारत टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्ध है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य, और 2030 तक विश्व का लक्ष्य है, वैश्विक लक्ष्य है। वैश्विक लक्ष्य है 2030। ग्लोबल रिपोर्ट जो आई है, वैश्विक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में अब तक लगभग 3 मिलियन नए मामले पाए गए हैं। लगभग 3 मिलियन टीबी के नए मामले, टीबी के नए मामले पाए गए और 2022 तक कुल आधे मिलियन से अधिक मृत्यु हुई है टीबी का। मिलियन 10 लाख का है, मतलब 5 लाख लगभग मिलियन से अधिक टीबी से मृत्यु हुई है। तो ये आंकड़े बहुत जरूरी है, फैक्चुअल हैं, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, 4th क्वेश्चन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना? तो मिस्र बना है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है। कब स्थापना हुई थी इसकी? जुलाई 2014 में स्थापना हुई थी। ब्रिक्स देशों के लिए मेनली हुई थी, लेकिन मिस्र सदस्य नहीं ब्रिक्स देश का, लेकिन इस बैंक का सदस्य बन गया है। कोई भी देश अगर इच्छुक होता है तो अप्लाई करता है, तो ब्रिक्स देश इस पर विचार करता है, उसको सदस्य बना सकते हैं। तो 4th क्वेश्चन, कौन बना? मिस्र बन गया है। अफ्रीकी देश जो मिस्र है, ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब स्थापना इसकी हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2014 में, इसकी स्थापना हुई थी। 15 जुलाई 2014 में स्थापना, 15 जुलाई 2014 में स्थापना इसकी हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? शंघाई, चीन में है। मुख्यालय शंघाई, चीन, शंघाई चीन में। तो ब्रिक्स का पेरेंट बैंक है ब्रिक्स। कौन कौन सदस्य है? ब्रिक्स का मतलब क्या है?
अगर आप जानते हो, ब्रिक्स तो जानते ही होंगे आप, सबका जो फुल फॉर्म के अनुसार ये देश है आपके। तो ये ब्रिक्स इन 5 देशों का, पहले केवल 4 देश थे, बाद में 5 देश इसमें हो गए, बाद में 5 देश, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा। तो ये ब्रिक्स देशों का क्या है, ब्रिक्स देशों की बैंक है। ब्रिक्स देशों की बैंक है। तो उसी के आधार पर तो इसकी स्थापना कब हुई, 15 जुलाई 2014 में। 6 साल पहला जब ये संघ हुआ तो 6 साल तक भारत का ही अध्यक्षता भारत के पास रही। ब्रिक्स के बारे में आपको पूरा डिटेल एक छोटा सा लेक्चर लाएंगे। तो ब्रिक्स की कब स्थापना हुई, पहले कितने देश थे, बाद में कौन हुए, इसकी जीडीपी कितनी है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 5th क्वेश्चन है, किस राज्य ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं एक समझौता किया है? किस राज्य ने किया है? तो ये किया है आपका, किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु बेहतर बनाने हेतु का मतलब हर घर में हर नल से, टैप से पानी प्राप्त करना, शुद्ध जल प्राप्त करना और शुद्ध जल का स्थानांतरण करना, जल का स्टोर करना और कैसे अस्वच्छ जल को स्वच्छ पीने योग्य जल बनाना, उसकी बेहतरी के लिए हिमाचल प्रदेश ने समझौता किया है। किसके साथ? इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता किया, फ्रांस की एजेंसी के साथ समझौता किया है। 6th क्वेश्चन है, वायु प्रहार अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो वायु प्रहार है तो वायुसेना ही नहीं, ये जाने रहे, भारतीय सेना, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर वायु प्रहार का संचालन किया है, वायु प्रहार अभ्यास का संचालन किया है। अब वायु प्रहार आ गया तो आप समझेंगे केवल वायुसेना, ऐसा नहीं है, दोनों सेना, थल सेना और वायुसेना ने मिलकर, ये याद रखिएगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, दे देगा थल सेना शामिल रहे कि नहीं, तो आप वायु का नाम देख करके वायुसेना लगा देंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा आपका, इसलिए आपका जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन 2 देशों के मध्य दशकों पुराने शरण समझौते पे हस्ताक्षर हुए? तो अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के मध्य कब समझौता हुआ था? समझौता 5 दिसंबर 2000 को हुआ था। एक समझौता हुआ था, समझौता 5 दिसंबर 2002 को हुआ था और ये 29 दिसंबर 2004 को लागू हुआ था। इसमें क्या था कि शरणार्थियों को जो आएंगे, जो कनाडा के, क्योंकि लगी हुई सीमाएं हैं, कनाडा को हिंसा कर, कनाडा को ज़्यादा शरणार्थी जा रहे थे, तो एक नया शरणार्थी स्थल बनाया जाएगा कनाडा द्वारा, संशोधन हुआ है। तो 29 दिसंबर 2004 जो लागू हुआ था समझौता, इसमें संशोधन किया गया है। कनाडा क्या करेगा? नया शरणार्थी स्थल बनाएगा। तो बहुत दशकों से चल रहा था, क्योंकि जो हिंसा होती है, हिंसा के कारण इधर उधर शरणार्थी प्रवासी भागते हैं,
तो लगभग यूएसए में जो हिंसा हो रही, दक्षिण और मध्य यूएसए में कुछ हिंसा हुई, तो 15,000 शरणार्थी लगभग भाग के कहाँ, कनाडा गए। तो एक समझौता हुआ है, कनाडा उसके लिए एक नया शरणार्थी स्थल बनाने को तैयार हो गया है। शरणार्थियों के लिए इनके बीच समझौता हुआ था ये, अमेरिका और कनाडा बहुत बंद 5 दिसंबर 2002 को हुआ था, लागू हुआ था आपका 29 दिसंबर 2004 को। अब उसमें संशोधन हुआ है, उस पर सहमत हुए दशकों पुराने जो समझौता था आपका। अब तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना पर प्रति सिलेंडर कितनी सब्सिडी बढ़ाई गई? तो 1 साल के केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी बढ़ाई है 200 रुपये। 12 सिलेंडर दिए जाते हैं, मतलब प्रति महीने 1 सिलेंडर। जो गरीब परिवार हैं उनको दिए जाते हैं, जिनकी आय बहुत निम्न है उनको, बीपीएल परिवारों को दिए जाते हैं। बीपीएल परिवारों को, बीपीएल परिवार कौन होते हैं? 7-8 क्वेश्चन। परिवारों को कौन होते हैं? जिनकी आय प्रतिवर्ष कितनी? 46,000 होती है। 46,000 ग्रामीण में, लगभग बात कर रहे हैं ग्रामीण में, और 56,000 लगभग शहरी में, शहरी आय होती है। तो उनको बीपीएल में शामिल किया जाता है। बीपीएल होते हैं, बैकवर्ड पुअर लेवल कैटेगरी में आते हैं। तो इनको रखा जाता है, इन परिवारों को में 2016 में उज्ज्वला योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें प्रतिवर्ष मतलब फ्री कनेक्शन दिया गया, फ्री गैस कनेक्शन दिया गया, कनेक्शन, और प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर सब्सिडी पर, प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर। तो अब क्या योजना की गई? अब इनको 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी बढ़ाई गई। जो मार्केट रेट होगा उससे 200 रुपये कम पे इनको मिलेगा प्रति सिलेंडर। 1 साल तक बढ़ाई गई सब्सिडी बढ़ा दी गई। अब आप कहेंगे कितने हैं लाभार्थी? तो इस समय लाभार्थी 1 मार्च 2023 तक जो लाभार्थी थे, 1 मार्च 2023 तक उज्ज्वला लाभार्थी कितने थे? उज्ज्वला लाभार्थी, ये उज्ज्वला लाभार्थी थे आपके 9,59,00,000। तो इनको सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी के बेस पे जो है ये निर्णय लिया गया है। तो इसमें सरकार का अच्छा खासा खर्चा होता है। तो 1 मार्च को इतने थे आपके लाभार्थी। अगला क्वेश्चन है 9th हमारा, सागर मंथन रियल टाइम प्रदर्शन डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये आपका उद्घाटन किया कि इसलिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित सभी डेटा को क्या करने के लिए, एकीकृत डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए। किसके लिए? बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय के सभी एकीकृत डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने हैं, डिजिटल
प्लेटफार्म प्रदान करने हेतु ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। डेटा विजुलाइजेशन इसका मेन है, वास्तविक समय निगरानी, बेहतर संचार, डेटा संचरण निर्णय लेना संचरण का, और उत्तरदायित्व में वृद्धि इसके मेन काम है। क्या होगा आप समझ सकते हैं कि इसमें हमने आपको बताया क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। डेटा विजुलाइजेशन के लिए मेन फीचर क्या है? डेटा विजुलाइजेशन डेटा निर्णयन, डेटा में निर्णय लेना मतलब जो होता है वास्तविक समय निगरानी, रियल टाइम वास्तविक समय निगरानी, बेहतर संचार आपका, और ये डेटा संचार निर्णय होगा। उत्तरदायित्व में वृद्धि, उत्तरदायित्व में वृद्धि। तो ये याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 चीजें जो ये हैं, ये मुख्य चीजें हैं जो इसमें दे दिया आपका स्टेटमेंट में कि क्या क्या इससे है। तो ये सभी चीजें डेटा विजुलाइजेशन, डेटा निर्णयन, वास्तविक समय निगरानी, बेहतर संचार, उत्तरदायित्व में वृद्धि, ये सब इसके फीचर्स हैं, मुख्य फीचर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप सरकार जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फिल्मकार थे, फिल्म लेखक थे, निर्देशक थे, और विज्ञापन फिल्म निर्माता थे। विज्ञापन फिल्म निर्माता। 67 साल में मृत्यु हुई, इनकी मुख्य फिल्में जैसे परिणीता थी, आपके मर्दानी थी, मर्दानी का भी निर्देशन इन्होंने किया, और फिल्में थी इनकी, मर्दानी थी, हेलीकॉप्टर इला थी, लागा चुनरी में दाग थी, लागा चुनरी में दाग, और आपका हेलीकॉप्टर इला, इसका इन्होंने निर्देशन किया। और इन्होंने क्या किया, इनका 24 मार्च में निधन मुंबई में हो गया। प्रसिद्ध लेखक थे और इन्होंने बहुत फेमस थे, लेखक भी थे, निर्देशक भी थे, विज्ञापन फिल्मों के निर्माता थे। अगर कोई पूछे तो इतना इनके लिए काफ़ी है आपकी जानकारी। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 मुख्य क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चन जिनकी ज़रूरत जितनी होती है उतना क्वेश्चन बताते हैं। ज़्यादा और डिटेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप भी उब जाएंगे। और जितनी जानकारी चाहिए क्वेश्चन के अनुसार वो सब जानकारी हम देते हैं आपको। उसका पोस्टमार्टम आपकी कंपटीशन में जिस आएगा, ऐसे तो अथाह है, ऐसे आप पढ़ते रह जाएंगे, एक एक क्वेश्चन तो उसके ढूंढते रहे 24 घंटे उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना टॉपिक रिलेटेड होता है, जितना चाहिए क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको परीक्षा को क्वालिफाई करना है, अच्छी मेरिट लाना है, क्वेश्चन को सही करना, और आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट उसका नहीं होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 10 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के। चाहे आप पूरे हमारे कैलिबर अड्डा का करंट अफेयर डालिए अभी तक, जितना भी पढ़ा है और जितना भी आगे साथ में रही है, तो कोई भी क्वेश्चन, एक ऐसा भी क्वेश्चन करंट अफेयर नहीं आएगा जो इससे आपका छूट जाए। क्योंकि डेली की जितनी आपके 10 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं लाता हूँ, उसमें आप कई एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर आप ये देखते हैं तो करंट अफेयर भूल जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन जो गलत हो जाए। बस इसको पढ़ते रहिए, दिमाग में रखिए, इसका रिवीजन करते रहिए। और डेली अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम जा रहा है, 20-25 मिनट आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट देंगे। थोड़ा 1.25 स्पीड कर लीजिए, 1.5 स्पीड में आराम से अगर आप पढ़ते हैं डेली तो आप देख सकते हैं। मेन चीज़ें नोट कर लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए बस।
नो टेंशन। और थोड़ा सा आपको अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो एक्सटेंशन होगा आपके कैलिबर अड्डा फैमिली का, आप उसके भी सदस्य हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे समय जब भी आपको पड़े आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, और आप उसको जब आपके पास टाइम हो उसको 15 मिनट निकाल कर देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, डेली करते रहिए। फिर मैच कर लीजिए किसी की भी उससे, आपको जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल फैक्चुअल दी जाती है, रिलायबल होती है, कुछ भी गलत नहीं होगा, ये डेट श्योर है। और आप बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कैलिबर एकदम व्यस्त रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं है साथियों। जय हिंद साथियों।